नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी इन्वायरमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपका क्लास नंबर 4 है, जो कि एनसीईआरटी 12th पर आधारित है बायोलॉजी के चैप्टर से। और यहाँ से आज के चैप्टर में हम आपको पारिस्थितिकी में संगठन के जो स्तर होते हैं, लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उनको कवर करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं पर्यावरण में, जैसे कि कीस्टोन प्रजातियाँ और संकेतक प्रजातियाँ जिनको हम इंडिकेटर स्पीसीज़ बोलते हैं, और साथ में इंडीमिक स्पीसीज़ होती हैं जिनको हम स्थानिक प्रजातियाँ बोलते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के मध्य में कुछ अंतरक्रियाएँ होती हैं जिनको हम जैविक अंतरक्रिया बोलते हैं, बायोटिक इंटरेक्शन बोलते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। साथ में इकोलॉजिकल निशे पर पारिस्थितिकी निकेत और इकोटोन का भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, और आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जहाँ पर भी आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिलेगा, तो उसके जस्ट ऊपर आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पर इस वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, स्पीसीज इन इकोसिस्टम, पारितंत्र में प्रजातियाँ। और हम सभी अभ्यर्थियों को सबसे अच्छा सुझाव यही देंगे कि आप लोग चाहे नोट्स से लिखते चलें, चाहे क्लास करते हुए लिखते चलें, लेकिन लिखते ज़रूर चलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा PDF आप इकट्ठा करते जाएंगे, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा और हम बार बार आपको सेंड भी नहीं कर पाएंगे ग्रुप में। थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझिएगा। तो जब भी आपको PDF मिलता है, आप उसको जो है सेव कर लीजिए, और वहाँ से आप अपना कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, नहीं तो लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ जाएगा आपको, वहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं, स्पीसीज इन इकोसिस्टम, पारितंत्र में प्रजातियाँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पारिस्थितिकी में संगठन के स्तर होते हैं, उनका हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है सेल। आप सभी को मालूम है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है जीवन का, तो सेल है, कोशिका है। तो कोशिका से कोई भी जीव का निर्माण होता है, तो सबसे छोटा होता है कोशिका। और जो यहाँ पर पारिस्थितिकी में संगठन का जो पहला स्तर होता है वो होता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म या जीव। तो जीव जो कि सेल का बना होता है, तो कोशिका से मिलकर बनता है। तो जो पहला सजीव जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जीव बोलते हैं या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये स्तर 1 पर आता है। तो स्तर नंबर 1 पर कौन हो जाएगा, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म या जीव हो जाएगा। दूसरे स्तर पर क्या होता है कि एक ही प्रकार की जो प्रजाति के लोग होते हैं उनकी जनसंख्या होती है। जैसे हम बोलते हैं कि बाघ की कितनी जनसंख्या है, या हम बोले कि जो है हाथियों की कितनी जनसंख्या है, या टाइगर की कितनी जनसंख्या है, शेर की कितनी जनसंख्या है। तो उसी प्रकार से मानव की कितनी जनसंख्या है। तो एक ही प्रकार की जो प्रजाति के लोग होते हैं, वो उनकी जो संख्या होती है उनको हम पॉपुलेशन या जनसंख्या बोलते हैं। तो ये स्तर 2 में आते हैं। यानी सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक सिंगल जीव से, एक अकेला जीव, कोई भी इंसान समझ लीजिए। और उसके बाद फिर उसी की जो प्रजाति के लोग रहेंगे उनसे एक जनसंख्या का निर्माण होगा। जैसे इंसानों की जनसंख्या, व्यक्तियों की जनसंख्या हो गई, जानवरों की अलग अलग जनसंख्या होगी। तो इस प्रकार से तो जनसंख्या में आपको ध्यान रखना है कि एक ही प्रजाति के लोग होंगे। फिर आता है कम्युनिटी समुदाय होता है। और कम्युनिटी समुदाय में विभिन्न प्रकार के जो प्रजातियाँ होती हैं, अलग अलग जनसंख्या के साथ में वो एक समुदाय बनाते हैं। जैसे एक समुदाय में मान लीजिए एक गाँव है, तो वहाँ पर जो है 2000 लोग रह रहे हैं, एक बड़ा गांव है, 2000 लोग रह रहे हैं। वहाँ पे जो है मान के चलिए कि 400-500 जो है यहाँ पर बंदर भी हो सकते हैं, आसपास जंगल वगैरह, तो वहाँ से जुड़े हुए हैं, जो आते जाते रहते हैं। कुछ जो है 40-50 जो है कुत्ते मान लीजिए, डॉग्स मान लीजिए। तो एक कई प्रकार के जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, मानव के साथ में ये एक समुदाय का निर्माण करते हैं। तो समुदाय में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ आ जाती हैं, उनके जनसंख्या को मिलाकर समुदाय बनता है। तो समुदाय तीसरे स्तर पर आएगा। फिर इन सबको मिलाकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र। और आप सभी को पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जो है जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जैविक घटक आप देख रहे हैं कि सभी प्रकार के यहाँ पर प्रजातियाँ आ जाएंगी। तो ये सब मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेंगी अजैविक घटक के साथ में। फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बाद हम बात करें तो बायोम का नंबर आएगा। और बायोम के बाद जो सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसको हम जैवमंडल बोलते हैं या बायोस्फीयर बोलते हैं, तो यहाँ पर जैवमंडल सबसे उच्च स्तर पर आएगा। तो ये आपको कुल मिलाकर 5 स्तर ध्यान रखने हैं। बायोम को कहीं कहीं पे जो है
माना जाता, कहीं पे नहीं माना जाता। तो कहीं पे आपको 5 स्तर मिल जाएंगे या कहीं पे आपको 6 स्तर मिल जाएंगे संगठन के स्तर पारिस्थितिकी में। तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला आपका जीव, कोशिका से उत्पत्ति होती जीव की, तो जीव पहले स्तर पर है। जीव से जनसंख्या बनेगा, जनसंख्या विभिन्न जनसंख्या वाले प्रजातियाँ समुदाय बनाएंगे, समुदाय फिर पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र से फिर बायोम में आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा टुंड्रा बायोम, टुंड्रा बायोम या उष्णकटिबंधीय बायोम है, उष्णकटिबंधीय बायोम। तो उष्णकटिबंधीय बायोम का मतलब क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक जो क्षेत्र हो जाता है उसके हिसाब से बायोम को करते हैं। और बायोस्फीयर जैवमंडल एक बहुत बड़े क्षेत्र को दर्शाता है। जैवमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के मंडल होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तीनों प्रकार के मंडल यहाँ पर पाए जाते हैं जिसमें जीवन का निवास होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सबसे पहले जीव आएगा, जनसंख्या आएगा, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, फिर जैवमंडल। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब यहाँ पर जो है जनसंख्या क्या होता है, तो जनसंख्या एक ही क्षेत्र में रहने वाले तथा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले एक ही प्रजाति के या प्राणियों का संग्रह होता है। तो एक ही सिमिलर प्रजाति होंगी। जैसे हमने आपको बताया कि एक पूरे जो है जगह पर शेर का अलग प्रजाति होगा, शेर एक प्रजाति का है तो उसका एक अलग जनसंख्या होगा, हाथी एक अलग प्रजाति है तो उसका एक अलग जनसंख्या होगा। तो पॉपुलेशन जनसंख्या एक सिंगल प्रजाति का कंसीडर किया जाता है। समुदाय में क्या होगा, विभिन्न प्रजाति के सभी कम्युनिटियों की आबादियों से बनता है और ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पर बात करें तो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जीवों का जो वर्गीकरण किया गया किस तरीके से। तो यहाँ पर अब जो है ध्यान रखिएगा कि स्पीसीज सबसे पहले आता है, प्रजाति स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली आता है, फिर ऑर्डर आता है, क्लास आता है, फाइलम आता है, किंगडम आता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यहाँ से पूछा जा सकता है। और यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में जीवों का वर्गीकरण जो किया जाता है, यहाँ से सबसे छोटा है स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर जिसको गण बोलते हैं, क्लास है वर्ग, फिर फाइलम आता है संघ, और सबसे बड़ा होता है किंगडम। और किंगडम से भी बड़ा डोमेन होता है, डोमेन से बड़ा एक लाइफ हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के आपसे ये 4 पूछा जाता है परीक्षा में, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर किंगडम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो ये आपसे बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी में पूछा भी गया। तो जन्म दर होता है, मृत्यु दर होता है और प्रवास होता है। और ध्यान रखिएगा किसी का अगर शादी विवाह हो जाता है, मान लीजिए कोई महिला है उसका शादी हो गया, दूसरे गाँव चली गई, तो वो प्रवास में ही आ जाएगा, माइग्रेशन में ही आ जाएगा। ये इसलिए बता रहे क्योंकि वहाँ पर जब बीपीएससी ने आपसे पूछा था तो वहाँ पर आपको विकल्प दिया था शादी का। तो बहुत लोगों ने शादी को भी मान लिया कि इससे भी जनसंख्या प्रभावित होती है, लेकिन ये माइग्रेशन प्रवास के अंतर्गत ही आ जाता है। फिर यहाँ पे बात करते हैं जनसंख्या में विभिन्न प्रजातियाँ, कैसी कैसी प्रजातियाँ होती हैं। तो पहला है की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन प्रजातियाँ होती हैं, इनको इकोसिस्टम का इंजीनियर कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये खाद्य श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनके बिना जो एक पारिस्थितिकी तंत्र है वो टिक नहीं पाएगा। अगर ये नहीं है तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है कोलैप्स कर सकता है। जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और की स्टोन प्रजातियाँ जो होती हैं पारितंत्र में अन्य प्रजातियों के अस्तित्व का निर्धारण करती हैं। अगर ये लुप्त हो गई तो अन्य प्रजातियों के भी विलुप्त होने का खतरा पैदा हो जाता है। उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे इंसेक्ट और हनी बी, मधुमक्खी जो होती हैं और साथ में तितली, ये परागण के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो परागण पॉलिनेशन के लिए जो जिम्मेदार होते हैं हनी बी, मधुमक्खी, तितली, तो ये कैरियर का काम करते हैं। फिर यहाँ पर बात करें टॉप लेवल जो प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे उच्च लेवल के जो शाकाहारी होते हैं जैसे बाघ, शेर, गिद्ध, बाज, इनका भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होंगे तो फिर जो पूरा पारितंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो फूड चेन है पूरा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंसेक्ट और हनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, की स्टोन स्पीसीज़ में आएंगे। टॉप लेवल प्रीडेटर्स की स्टोन स्पीसीज़ में आएंगे। हाथी जो होता है इसको भी की स्टोन स्पीसीज़ माना जाता है। किस संदर्भ में, क्योंकि सघन जंगल में ये रास्ता बनाते हैं। जैसे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर रास्ता कैसे बनता है, तो हाथी के जो दांत होते हैं बड़े बड़े, जिनको टस्कर बोलते हैं, तो उससे उसकी मदद से ये रास्ता बनाते हैं। फिर बात करें बैट्स की, चमगादड़ों की, तो ये भी परागण में योगदान देते हैं, बीज वितरण में भी, सीड डिस्पर्सल में और इंसेक्ट कंट्रोल में भी। बहुत सारे कीड़े रात में होते हैं तो उनको खाता कौन, चमगादड़ खाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप उदाहरण देख सकते हैं कि स्टोन प्रजातियों का, इंजीनियर्स ऑफ इकोसिस्टम इनको बोलते हैं। और इनके बिना जो पारितंत्र है, खाद्य श्रृंखला है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
मैंग्रोव वन पाइतंत्र में अगर हम बात करें तो मैंग्रोव वन पाइतंत्र में जो मैंग्रोव होते हैं वो की स्टोन स्पीसीज होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होते हैं। फिर बात करते हैं संकेतक प्रजातियों की। संकेतक प्रजातियाँ ये आपसे पूछा गया था इस बार, तो इंडिकेटर TRE1 में भी पूछा गया आपसे। तो इंडिकेटर स्पीसीज़ की बात करें तो इनको हम सेंटिनल स्पीसीज़ भी कहते हैं। ये प्रजातियाँ संवेदनशील होती हैं और इनकी पारितंत्र में उपस्थिति या अनुपस्थिति, ध्यान रखिएगा, पारितंत्र में संकेतक प्रजातियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति जो होती है वो कुछ निश्चित पर्यावरणीय परिस्थितियों को दर्शाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लाइकन की बात करें तो लाइकन उदाहरण है, लाइकन कवक और शैवाल के बीच में सहजीविता संबंध दिखाता है, सहजीवी संबंध दिखाता है कवक और शैवाल के बीच में लाइकन, ये आपसे पूछा गया था इस बार। और साथ में लाइकन जो होता है TRE1 में आपसे पूछा गया था, तो ये SO2 या वायु प्रदूषण का सूचक है। तो आपसे TRE1 में पूछा गया था कि SO2 प्रदूषक निम्न का सूचक कौन है निम्नलिखित में से, तो आंसर था लाइकन। तो ये ध्यान रखिएगा, TRE1 में पूछा गया था। और TRE3 में फाइनली पूछा कि लाइकन कैसा संबंध है, तो प्रश्न आपस में रिलेटेड थे। फिर अगला उदाहरण है मेढक का। मेढक की बात करें तो ये आर्द्र भूमि जो पारितंत्र होता है, वेटलैंड इकोसिस्टम होता है, उसके स्वास्थ्य के सूचक माने जाते हैं। साथ में बारिश का भी सूचक इनको माना जाता है मेढकों का। तो आर्द्र भूमि पारितंत्र जहाँ पे तालाब वगैरह है तो उसके स्वास्थ्य के सूचक होते हैं। अगर मेढक अच्छे मात्रा में है किसी तालाब में तो इसका मतलब ये होता है कि जो उस आर्द्र भूमि पारितंत्र है या तालाब का जो पारितंत्र है वो अच्छी स्थिति में है। फिर एक कौवा और चूहे, तो ये गंदगी के सूचक होते हैं जनरली, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तितली की बात करें तो तितली जो है की स्टोन स्पीसीज में भी आएंगे, हमने भी पीछे देखा है। साथ में संकेतक जो है प्रजातियों में भी आते हैं और इनका होना जो है ये अच्छे पर्यावरण को दर्शाता है कि पर्यावरण जो है साफ सुथरा है, अच्छा है। फिर बात करते हैं सभी उच्च स्तर के जो शिकारी होते हैं, टॉप लेवल प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे शेर, बाघ, बाज, तो ये पूरे पारितंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। तो ये भी जो है क्या नाम है, की स्टोन के साथ में, ध्यान रखिएगा, उच्च स्तर के जो शिकारी हैं की स्टोन के साथ में ये इंडिकेटर स्पीसीज भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शेर अगर नहीं होगा, बाघ नहीं होगा, बाज नहीं होगा, तो जो पारितंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उस पारितंत्र कुल मिला के जो उसका स्वास्थ्य है वो गड़बड़ा जाएगा और टिक नहीं पाएगा। तो इस हिसाब से जो है इंडिकेटर स्पीसीज में भी आते हैं और की स्टोन स्पीसीज में भी आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया उदाहरण। लाइकन सबसे ज़्यादा पूछा गया है यहाँ से, मेढक का ध्यान रखिएगा, और टॉप लेवल प्रेडेटर्स ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडीमिक स्पीसीज में आते हैं स्थानिक प्रजातियों के बारे में। स्थानिक या इंडीमिक प्रजातियों का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे कि एशियाई शेर की बात करें तो पूरे भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेर केवल पाया जाता है। तो एशियाई शेर कहाँ का इंडीमिक प्रजाति है, कहाँ का स्थानिक प्रजाति है? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान का। फिर इंडियन वाइल्ड एस की बात करें तो भारतीय जंगली गधा जो है ये कच्छ गुजरात में केवल पाया जाता है पूरे भारत में। लॉयन टेल्ड मकाओ है तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। नीलगिरी ताहर एक बकरी है तो नीलगिरी में पाई जाती है ये। रेड सैंडर्स जिसके लिए पुष्पा 1 पुष्पा 2 मूवी आई थी, तो जो लाल चंदन है इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखिएगा, पेटोरोकार्पस सेनलिनस। तो ये पूर्वी घाट में शेषाचलम जो पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास में शेषाचलम में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उसके आसपास में भी पाया जाता है। तो रेड सैंडर्स पूर्वी घाट का इंडीमिक स्थानिक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। शुष्क पर्णपाती वन का उदाहरण है ये। और साथ में जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 है, इसके 6वें शेड्यूल से ये संरक्षित भी है। इसके बारे में हम जब WPA के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से शेड्यूल हैं। तो यहाँ पर आपको इंडीमिक स्पीसीज में स्थानीय प्रजातियों में एशियाई शेर, इंडियन वाइल्ड एस, लॉयन टेल मकाओ, नीलगिरी ताहर, रेड सैंडर्स ये याद रखना है। साथ में नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वेरल है, तो नाम दफ़ा फ्लाइंग स्क्वेरल केवल नाम दफ़ा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो ये भी यहाँ का स्थानिक प्रजाति हो गया। पिग्मी हॉक की बात करें, बौना सुअर होता है, तो ये मानस नेशनल पार्क असम में पाया जाता है, तो ये भी स्थानिक प्रजाति हो गया। कश्मीरी स्टैग या हांगुल की बात करें तो दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है और कुछ हिमाचल में पाया जाता है। तो एक हिसाब से जम्मू कश्मीर में जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कश्मीरी स्टैग या हांगुल जो है स्थानिक प्रजाति हो जाएगा। लाल पांडा की बात करें तो सिक्किम का ये राज्य पशु है। पश्चिम बंगाल और अरुणाचल 3 राज्यों का ये स्थानिक है, तो ये ध्यान रखिएगा इतने उदाहरण। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो हांगुल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, इंडियन वाइल्ड लाइफ गुजरात में कच्छ में, एशियाई शेर गिर में, लॉयन टेल मकाओ और नीलगिरी लंगूर ये पर्यावरण जो है पश्चिमी घाट में, नीलगिरी ताहर भी पश्चिमी घाट में नीलगिरी वाले क्षेत्र में, रेड सैंडर्स पूर्वी घाट में, पिग्मी हॉग मानस में और नाम दफ़ा जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में।
फिर आते हैं अम्ब्रेला प्रजातियां क्या होती हैं। तो अम्ब्रेला प्रजाति की बात करें तो कृषि प्रजाति को संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संदर्भ में लाया जाता है। तो कुछ प्रजातियां होती हैं उनको पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के संदर्भ में लाया जाता है। जैसा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि चीतों को जो 1952 में भारत में विलुप्त हो गए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो चीते हैं, भारतीय चीते हैं, वो कब विलुप्त हुए थे। तो 1952 में। इनको कहाँ पे लाया गया है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इनको इंट्रोड्यूस कराया गया है। मध्य प्रदेश में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया है। तो यहाँ पर अम्ब्रेला प्रजाति कौन हो गया, चीते जो है ये अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में है। ऐसे ही एशियाई शेरों को कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में लाने का था, लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हो पाया है। तो ये एक उदाहरण आप देख सकते हैं। चीतों का उदाहरण सबसे सही है समझने के लिए अम्ब्रेला प्रजाति में। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होता है, तो फ्लैगशिप स्पीसीज या आइकॉनिक स्पीसीज होते हैं, ये ब्रांड एम्बेसडर स्पीसीज इनको कहते हैं। और फ्लैगशिप स्पीसीज के नाम से ही किसी क्षेत्र का नाम होता है। जैसे नीलगिरी ताहर, ये मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, तो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है वो नीलगिरी ताहर के लिए बहुत फेमस है। ऐसे ही नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, तो नामदफा नेशनल पार्क इसी के नाम से है। तो फ्लैगशिप स्पीसीज किसी क्षेत्र की जो है कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर स्पीसीज होती है, वो क्षेत्र पूरा उसी के लिए पॉपुलर होता है। जैसे आप कमेंट करके बताइए कि नील कुरुंजी नाम का जो पौधा होता है, जो 12 साल में एक बार उसमें फूल आता है, तो नील कुरुंजी कहाँ का स्थानिक स्पीसीज है, प्रजाति है। तो ये पौधा नील कुरुंजी कहाँ पर पाया जाता है। फिर है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ। तो कई बार क्या होता है कि विदेशी प्रजातियाँ एक पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं। जो विदेशी प्रजातियां होती हैं, आप सोचेंगे कि आए कैसे, तो पहले के टाइम में जब जहाज वगैरह के माध्यम से, मान लीजिए अमेरिका से जहाज चला या इंग्लैंड से जहाज चला, इंडिया पहुंचा, तो उसमें जो है जहाज के माध्यम से कई सारे जो है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, विदेशी आक्रामक प्रजातियां आ जाती थी साथ में, और फिर उन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया उस समय। तो उसके बाद फिर जब भारत में पहुंचते थे तो उससे जो है फिर धीरे धीरे एक ग्रोथ होने लगा किसी क्षेत्र विशेष में। तो फिर जब अध्ययन किया गया तब पता पाया गया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, फिर इन पर जो है ये सारी चीज़ें रही। और कुछ है कि जो है जैसे यूकेलिप्टिस का उदाहरण, तो उसको जो है एक पर्पस के लिए लाया गया था, लेकिन उसका एक निगेटिव असर पड़ा। और यूकेलिप्टिस भी आपको पता है कि आक्रामक विदेशी प्रजाति का उदाहरण है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का उदाहरण है। कुछ उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। प्रोसोपिस जूलीफोरा, ये जो है विदेशी प्रजाति का, आक्रामक विदेशी प्रजाति का उदाहरण है। और इनका काम क्या होता है, तो ये क्या आसपास का जो पूरा जैव विविधता का जो क्षेत्र होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, पारितंत्र को डिस्टर्ब करते हैं। सब जो अगल बगल के जो पेड़ पौधे हैं उनका, उनसे जो है न्यूट्रिशन, जो उनका भी हिस्सा रहता है न्यूट्रिशन का, उसको भी ये लेते हैं, तो इससे नुकसान करते हैं। फिर एक कॉमन वाटर हाइकिंथ, जलकुंभी, जो जल में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो कॉमन वाटर हाइकिंथ या जलकुंभी जो होता है ये तालाब वगैरह में आपने देखा होगा कि ऊपर ऊपर हो जाता है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है, सूर्य की ऊर्जा है, वो पानी में नहीं जा पाती है, तालाब में नीचे नहीं जा पाती है। जो नीचे जीव जंतु होते हैं जो सनलाइट पर, सूर्य की ऊर्जा पर आश्रित हैं, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो कॉमन वाटर हाइकिंथ जलकुंभी भी जो है एक प्रकार से इन्वेजिव एलियन स्पीसीज का उदाहरण है। फिर एक कांग्रेस ग्रास है, कांग्रेस घास है, जिसको आपने फूल में देखा होगा, जो बुके का फूल आता है जिसके लिए बुके बनते हैं, तो वो होता है पैराथेनियम हिस्टेरोफोरस। तो पैराथेनियम हिस्टेरोफोरस, इसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, क्योंकि जब ये आया तो बहुत तेज़ी से फैला। जैसे कांग्रेस पूरे देश में एक टाइम में हुआ करती थी, हर जगह सरकार होती थी, तो इसी बिहार पे इसका नाम रख दिया गया कांग्रेस ग्रास, कि पूरे हर जगह फैल गया, पूरे भारत में जो इन्वेसिव स्पीसीज के रूप में पूरे भारत में फैल गया, तो इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया। और ये बुके फूल में जनरली यूज किया जाता है। यूकेलिप्टिस आपको मालूम ही है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के तहत। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से कोई कार्यक्रम किया गया कि चलो 100 पौधे लगा देते हैं, 200 पौधे लगा देते हैं, तो उसके प्रोग्राम के तहत यूकेलिप्टिस लाया गया। और यूकेलिप्टिस भूमिगत जल स्तर को कम करता है, मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है, और इसीलिए इसको हम इकोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं, पारिस्थितिकी आपदा बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ या पौधा जो है पारिस्थितिकी आपदा कहते हैं, तो ये यूकेलिप्टिस आंसर है। ऑस्ट्रेलिया से ये लाया गया था। और साथ में इसमें जो है जनरली लोग लगाते क्यों, तो पैसे के लिए लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी से ये उग जाता है, बहुत तेज़ी से बड़ा होता है, इसीलिए इसको हम ग्रीन गोल्ड ऑफ पल्प इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो जो पेड़ पौधे का जो इंडस्ट्री है, काटने पेड़ वगैरह से जो भी सामान वगैरह बनाते हैं, तो ग्रीन गोल्ड बोलते हैं पल्प इंडस्ट्री का यूकेलिप्टिस को। बहुत तेज़ी से ये इसका ग्रोथ होता है, बढ़ता है। फिर है पारिस्थितिकी निकेत क्या होता है, इकोलॉजिकल निशे क्या होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि जो इकोलॉजिकल निश्चय शब्द है, ये चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। तो चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल निश्चय नाम का शब्द दिया था
पारिस्थितिकी निकेत जो है ये आवास और पारितंत्र में एक प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को दर्शाता है। तो एक आवास और पारितंत्र है मान लीजिए, तो उसमें एक प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका क्या रहेगी, वो कब कब एक्टिव रहेगा, उसकी क्या पोजीशन होगी उस पारितंत्र में, उसको दर्शाता है पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल निशे। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसको हम जो है समुदाय के भीतर एक प्रजाति की कार्यात्मक भूमिका के रूप में भी समझते हैं। दोनों सेम डिफिनीशन है, फंक्शनल रोल ऑफ स्पीसीज विद इन कम्युनिटी। तो इनका काम क्या होता है, तो काम के बेसिस पे देखते हैं कि जिसका जैसा काम रहता है तो उसी हिसाब से उसका इकोलॉजिकल निशे डिफाइन होता है। किन्हीं दो प्रजातियों का एक पारिस्थितिकी निकेत नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, किन्हीं भी दो प्रजातियों का पारिस्थितिकी निकेत एक नहीं हो सकता है। प्रजातियों के संरक्षण के लिए निकेत और आवास को समझना आवश्यक है। एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि चमगादड़ का जो निकेत होता है वो रात के समय होता है। चमगादड़ रात के समय एक्टिव होते हैं, जबकि बाज का दिन में होता है। अगर चमगादड़ दिन में उड़ेगा तो बाज उसको उड़ा ले जाएगा। तो इसीलिए चमगादड़ जो है रात में उसका फिक्स है, प्रकृति ने फिक्स कर दिया है, और बाज का दिन में काम फिक्स कर दिया है। तो यही होता है निकेत, बाज का दिन में, चमगादड़ का रात में। और कभी भी दो प्रजातियों का एक पारिस्थितिकी निकेत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो दो प्रजातियां हैं वो आपस में उनका कंपटीशन होगा, कंपटीशन में एक समाप्त हो जाएगा, तो उससे खतरा पैदा हो जाएगा किसी प्रजाति के विलुप्त होने का। तो प्रकृति ने उस चीज़ को एडजस्ट कर रखा है, इसीलिए सबका अलग अलग डिफाइन किया गया है प्रकृति के द्वारा। तो इकोलॉजिकल निशे आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं इकोटोन का। तो इकोटोन की बात करें तो दो या दो से अधिक अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में संक्रमणकालीन वनस्पति क्षेत्र को हम इकोटोन बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, उनके बीच का जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होता है, जहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, उसी को हम इकोटोन बोलते हैं। जहाँ दो समुदाय मिल जाते हैं, एकीकृत हो जाते हैं, इसकी वजह से जैव विविधता ज़्यादा हो जाती है। इकोटोन के उदाहरण क्या है, तो घास का जो मैदान होता है वो इकोटोन का उदाहरण है। मैंग्रोव वन ये इकोटोन का उदाहरण है। नदी का जो मुहाना होता है इकोटोन का उदाहरण है। इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो और साथ में एज स्पीसीज क्या होती हैं, एज प्रजातियां क्या होती हैं, तो जो इकोटोन में सबसे ज़्यादा मिलती हैं प्रजातियां, उन्हीं को हम बोलते हैं एज प्रजातियां। तो एज प्रजातियां कौन सी हो गई, इकोटोन में सबसे ज़्यादा संख्या में मिलने वाली प्रजातियों को हम एज स्पीसीज या एज प्रजातियां बोलते हैं। यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझ लीजिए कि एक तरफ समंदर है, दूसरी तरफ स्थल है, और बीच में सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन क्षेत्र आपने देखा ही है, पढ़ा भी है। तो सुंदरवन में क्या है, वहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज हैं। तो मैंग्रोव के पेड़ का जो एक पूरा क्षेत्र है, तो मैंग्रोव कहाँ पे होता है, तो वो जो है आपको पता है कि समंदर के बीच में तो होता नहीं है, समंदर से मतलब तट के पास में कह सकते हैं कि जहाँ पर जल होता है, पानी होता है, खारा पानी होता है, तो खारा पानी होता है। और साथ में मैंग्रोव वाले क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा होती है, और मैंग्रोव जो है ये एक इकोटोन को दर्शाता है। यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी, यहाँ पर आसपास के मुकाबले स्थलीय से ज़्यादा होगी, समंदर से ज़्यादा होगी जैव विविधता, स्थलीय से ज़्यादा जैव विविधता होगी, समंदर से ज़्यादा जैव विविधता होगी आसपास के क्षेत्र के मुकाबले। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और एज स्पीसीज में, एज प्रजातियों में मैंग्रोव आते हैं, कोरल आते हैं। कोरल आपने पढ़ा होगा, तो कोरल भी जो है इकोटोन बनाते हैं, और एज स्पीसीज में कोरल्स आते हैं। फिर यहाँ पर बात करें घास के मैदान कैसे होते हैं, तो घास के मैदान में एक तरफ मरुस्थल होता है, दूसरी तरफ शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। बीच का जो क्षेत्र होता है वो एक ट्रांजिशन बनाता है, संक्रमण क्षेत्र बनाता है, जो इकोटोन होता है। तो इस प्रकार से जो सवाना बायोम है, किसके बीच का इकोटोन है, एक तरफ मरुस्थल, दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती और मरुस्थल क्षेत्र के बीच में इकोटोन का एग्जाम्पल है सवाना बायोम। सवाना बायोम कैसा होता है, तो जहाँ पर घास ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी छितरे बितरे वृक्ष पाए जाते हैं बहुत कम संख्या में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इकोटोन का। तो इकोटोन के उदाहरण कौन कौन से, घास के मैदान और मैंग्रोव वन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि बीच में एक क्षेत्र होगा जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी, ज़्यादा यहाँ पर पक्षी वगैरह होंगे, और जो प्रजाति सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम एज प्रजाति बोलेंगे। जैसे मैंग्रोव वाले इकोसिस्टम में मैंग्रोव प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो मैंग्रोव प्रजाति एज प्रजाति का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार कोरल रीफ वाले सिस्टम में कोरल सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, तो कोरल जो है एज प्रजाति हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जैविक अंतरक्रिया में, बायोटिक इंटरेक्शन में। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा दृष्टि के लिए। तो बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है, तो जैविक अंतरक्रियाएं उन विभिन्न तरीकों को संदर्भित करता है जिनमें जीवित जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक दूसरे के साथ में अंतरक्रिया करते हैं।
तो जैविक अंतरक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है सकारात्मक अंतरक्रिया, दूसरा होता है नकारात्मक अंतरक्रिया। एक एक करके समझ लेते हैं। सकारात्मक अंतरक्रिया में 2 हमें पढ़ना है, नकारात्मक में हमें 3 पढ़ना है। तो सकारात्मक में 2 कौन से हैं? पहला है सहजीविता या जो है पारस्परिकता बोलते हैं। तो पारस्परिकता या सहोपकारिता बोलते हैं। इस बार आपसे प्रश्न पूछा भी गया था। तो पारस्परिकता या सहोपकारिता, जो लाइकेन वाला सवाल पूछा गया था, तो पारस्परिकता या सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, तो और इसी के अंडर में आता है सहजीविता। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं सहजीविता को। तो सहोपकारिता या पारस्परिकता, जिसको इंग्लिश में म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, इसके अंडर में आता है सहजीविता या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि 2 प्रजातियां होती है, दोनों को लाभ होता है। अभी डिटेल में अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो दोनों को लाभ होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस से दर्शाया गया। दोनों एक दूसरे से फायदा लेते हैं, दोनों प्रजातियां। फिर यहाँ पर है सहभोजिता कमेंसलिज्म। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रजाति को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। जीरो का मतलब है न्यूट्रल, कोई भी फायदा नहीं हो रहा, कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो सहभोजिता कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक प्रजाति को फायदा हुआ, दूसरे को जो है कुछ भी, वो न्यूट्रल रहा, उसको कोई ना नुकसान हुआ ना कोई फायदा हुआ। जब दोनों जगह पे फायदा होगा एक दूसरे से, तो वहाँ पर जो है पारस्परिकता हो जाएगा या सहोपकारिता हो जाएगा या सहजीविता हो जाएगा। तीनों एक ही चीज़ है। और सहभोजिता क्या हो जाएगा, तो सहभोजिता में एक को जो है प्लस होगा यानी फायदा होगा, दूसरा न्यूट्रल रहेगा, उसको कुछ भी, मतलब कुल मिला के वो अप्रभावित रहेगा। अब आते हैं जो है नकारात्मक अंतरक्रिया में। तो 2-3 प्रकार के इसमें है। तो अमेंसलिज्म बोलते हैं, जिसको असहभोजिता बोलते हैं। असहभोजिता में क्या होता है कि एक को नुकसान होगा और दूसरा अप्रभावित रहेगा। एक को नुकसान होगा और दूसरा अप्रभावित रहेगा। इसका जस्ट उल्टा है सहभोजिता का। तो असहभोजिता या अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होगा और दूसरा अप्रभावित रहेगा। फिर है शिकार क्या होता है, तो शिकार में क्या होता है, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। शेर ने हिरन का शिकार किया, शेर को फायदा हुआ, हिरन बेचारा निपट गया। तो शेर और हिरन का जो आप रिलेशन समझ सकते हैं शिकार में, प्रिडेशन में, सिंपल है सबसे ये। फिर प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता में जो है विभिन्न प्रकार की 2 प्रकार का होता है ये। जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां प्रतियोगिता करेंगी, जब संसाधन सीमित है, और कई बार क्या होता है कि एक ही प्रजाति के, एक प्रजाति के भीतर ही, तो प्रजाति के भीतर भी हो सकता है, तो प्रजाति के भीतर भी प्रतियोगिता हो सकता है, और विभिन्न प्रजातियों के बीच में भी कंपटीशन प्रतियोगिता हो सकता है। आइए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले है पारस्परिकता, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता। तो यहाँ पर दोनों को प्लस प्लस से दर्शाया गया। प्लस प्लस का मतलब है कि दोनों ही प्रजातियों को फायदा होता है, 2 प्रजातियों के बीच में घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है, दोनों प्रजातियों को लाभ पहुँचेगा। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि मधुमक्खी और फूल के बीच में पारस्परिकता का संबंध होता है, सहोपकारिता का संबंध होता है। सहोपकारिता का संबंध होता है मधुमक्खी और फूल के बीच में। कैसे होता है, तो मधुमक्खियों को जो है फूल से क्या मिलता है, मधुमक्खियों से फूल से क्या मिलता है, परागण मिलता है, जिसका परागण करते हैं, और साथ में फूलों के मधुमक्खियाँ जो हैं मधुमक्खियाँ होती हैं, तो फूलों परागण में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे को, जो मधुमक्खियाँ होते हैं और जो फूल होते हैं, वो एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो दोनों को ही जो है लाभ होता है, मधुमक्खियों को लाभ होता है और साथ में फूलों को भी लाभ होता है कि फूलों का परागण हो जाता है। और कौन करता है, तो मधुमक्खियाँ करते हैं। तो एक दूसरे को फ़ायदा होता है। तो मधुमक्खी और फूल का जो संबंध है वो सहोपकारिता का संबंध है। फिर दूसरा है यहाँ पर सहजीविता, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सहजीविता क्या होता है, सहजीविता एक प्रकार का सहोपकारिता का संबंध है जिसमें शामिल प्रजातियों के बीच में अंतःक्रिया इतनी घनिष्ठ होती है कि अंतःक्रिया करने वाली प्रजातियां एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ म्यूचुअलिज्म है ये, एक्सट्रीम लेवल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो जो पहला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है पारस्परिकता, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता, तो इसका जो सबसे एक्सट्रीम लेवल है, साथ में रह रहे घनिष्ठ संबंध है, लेकिन इतना घनिष्ठ कि मतलब एक दूसरे के बिना जिंदा ही ना रह सके, हीर रांझे जैसी कुछ कहानी यहाँ पर। तो सहजीविता एक प्रकार का सहोपकारिता संबंध है और इतना तगड़ा इंटरेक्शन होगा कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो साथ में रहेंगे। लाइकेंस में शैवाल और कवक का जो रिश्ता होता है, इस बार आपसे पूछा गया था। तो लाइकेंस में शैवाल और कवक का जो रिश्ता होता है वो किसका उदाहरण होता है, सहजीविता का होता है। और वैसे ब्रॉड में पूछा जाए, जो आपसे सवाल में ऑप्शन दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा पारस्परिकता या सहोपकारिता। आपको सहजीविता भी दिया जा सकता है विकल्प में, तो दोनों ही सही होंगे। फिर यहाँ पर दूसरा उदाहरण आपको जो है कोरल और जूट जंथली का याद रखना है। तो
पहला आपने लाइकन का याद रख लिया, ये आपसे पूछा गया। अगली बार आपसे कोरल और जूट जंतली का पूछा जा सकता है कि कोरल और जूट जंतली के बीच में कैसा संबंध होता है, तो आपको बताना है सहजीविता का संबंध या सहोपकारिता का संबंध। फिर हर्मिट क्रैब है, हर्मिट केकड़ा होता है और समुद्री एनीमोन होते हैं, तो इनके दोनों के बीच में भी आपको याद रखना है कैसा संबंध होता है, सहोपकारिता या सहजीविता का। फिर है फलीदार पौधों में राइजोबियम जीवाणु होता है और मूल ग्रंथिका में जो कवक होता है रूट नोडुल्स में, उनके बीच में आपस में कैसा संबंध होता है, ये हमने आपको टेस्ट में दिया भी था। तो राइजोबियम और मूल ग्रंथिका के बीच में कैसा संबंध होता है, सहजीविता का संबंध होता है या सहोपकारिता का संबंध होता है। इसके अलावा आपको माइक्रोजिया के बारे में याद रखना है। तो माइक्रोजिया क्या होता है, तो कवक और उच्च कोटि पादपों के जड़ों के बीच में जो कवक मूल होता है माइक्रोजिया, ये सहचर संबंध को दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा सहोपकारिता का उदाहरण कौन कौन से हैं। तो एक तो माइक्रोजिया हो गया, इंग्लिश में आप नाम देख लीजिए माइक्रोजिया, कवक और जो है पादपों के जड़ों के बीच में होता है। कोरल और जूट जंतली याद रखिएगा, हर्मिट क्रैब याद रखना है सी एनीमोन के साथ में, और फलीदार पौधों में राइजोबियम और मूल ग्रंथिका के बीच में भी सहोपकारिता का संबंध लाइकेंस में तो होता ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा सहभोजिता कमेंसलिज्म। सहभोजिता क्या होता है, तो इसमें एक प्रजाति को लाभ होगा जिसको हम प्लस से दिखा रहे हैं, और दूसरी प्रजाति को ना तो हानि होगा ना तो लाभ होगा, वो आप प्रभावित रहेगी। तो एक प्रजाति प्लस में क्योंकि उसको लाभ हुआ, दूसरा पे कुछ भी नहीं हुआ, तो वो इसलिए यहाँ पे जीरो दर्शाया गया है। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं कि जो गाय भैंस होती है, तो गाय जनरली भैंस के ऊपर आपने देखा होगा या गाय के ऊपर आपने देखा होगा, तो भैंस के ऊपर जो है जो पक्षी होते हैं कॉमन मैना या फिर बगुला होता है पक्षी जो है पशु पे, गाय भैंस पे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है कि छोटे छोटे कीड़े रहते हैं इनके ऊपर, कैटल के ऊपर, पशु के ऊपर, उनको ये खाते हैं, तो इससे इनको तो लाभ हो जाता है, बाकी इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर है उदाहरण शार्क और शकर फिश के बारे में। शकर फिश को रेमोरा मछली बोलते हैं या शकर मछली बोलते हैं। तो शकर फिश जो है ये शार्क से चिपकी रहती है, और शार्क से चिपके रहने के कारण इसको सबसे ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, सुरक्षा मिलती है, मुफ्त में सवारी भी करती है शार्क के साथ में। अगर ये शार्क जा रही है तो शार्क के नीचे कहीं चिपकी होगी, और शार्क का जो बचा हुआ खाना रहता है ये भी इसको मिल जाता है। तो शकर फिश को यहाँ पे पॉजिटिव हो गया और शार्क फिश को कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। तो शार्क फिश और शकर फिश के बीच में कैसा रिलेशन होगा, सहभोजिता का, कमेंसलिज्म का होगा, जिसमें शकर फिश प्लस में चल रही है, शार्क फिश को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, अप्रभावित है यहाँ पर। फिर एक क्लाउन फिश और सी एनीमोन। क्लाउन फिश क्या होता है, जो क्लाउन फिश होती हैं या क्लाउन मछली जो होती हैं, ये सी एनीमोन में क्या होता है, दंशक स्पर्शक होते हैं, स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं जो चुभते हैं, तो चुभते हैं इनके शरीर पे होते हैं, तो इनके जो है उसमें अंडर में ये रहते हैं क्लाउन फिश, क्लाउन मछलियाँ इसमें जाके छिप जाते हैं, और इसके वजह से इनको कोई टच नहीं करता है, क्योंकि इनको अगर सी एनीमोन को कोई टच करेगा तो जो इनके दंशक स्पर्शक हैं, जो नुकीले निकले हुए हैं, तो स्टिंजिंग टेंटिकल्स हैं, तो इससे उनको जो भी शिकार करने आएंगे जीव जंतु तो उनको नुकसान होगा। तो इसलिए जो है क्लाउन फिश को सुरक्षा मिलती है सी एनीमोन के साथ में। तो क्लाउन फिश सी एनीमोन के साथ में आया, उसको फ़ायदा हो गया, बच गया, सेफ्टी में मौज काट रहा है, लेकिन सी एनीमोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये भी उदाहरण किसका है, कमेंसलिज्म का है, सहभोजिता का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, फिर है आर्किड का आम के वृक्ष पर आना। तो ये भी जो है कुछ आप जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आर्किड को जो है यहाँ पर फ़ायदा हो गया, लेकिन आम का वृक्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर आते हैं एमेंसलिज्म पे, असहभोजिता पे, जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रजाति को नुकसान होगा और दूसरा प्रजाति अप्रभावित रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण ध्यान रखना कि जो पेनिसिलियम होता है, तो आपने पेनिसिलियम के बारे में सुना होगा, इसका खोज जो है फ्लेमिंग साहब ने किया था। तो पेनिसिलियम जो होता है ये फंगस होता है, कवक होता है। पेनिसिलियम क्या होता है, फंगस या कवक होता है, और ये क्या करता है, तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को या जीवाणु को नष्ट करता है। तो पेनिसिलियम कवक जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को या जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण कैसा है, तो पेनिसिलियम को तो कोई फर्क नहीं पड़ा न, इसको नष्ट कर दिया तो ये माइनस में चला गया, और इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो इसको जीरो हो गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसमें पेनिसिलियम का कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस ये नष्ट कर देता है। इसका काम मतलब इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि स्टेफोलोकस बैक्टीरिया को, जीवाणु को मार देता है। तो यहाँ पर जो पेनिसिलियम कवक का स्टेफोलोकस जीवाणु को नष्ट करने का जो उदाहरण है, ये एमेंसलिज्म असहभोजिता का उदाहरण है, जिसमें माइनस किसके साथ में जाएगा, तो जीवाणु के साथ में जाएगा, और जीरो किसके साथ में जाएगा, तो पेनिसिलियम कवक के साथ में।
फिर दूसरा उदाहरण है यहाँ पर कि काले अखरोट की जड़ों में स्रावित होता है जुगलोन और इसके आसपास के पौधों को नष्ट कर देता है। तो जुगलोन को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, जुगलोन अपना सेफ रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आसपास के पौधों को नष्ट कर दिया तो उसके लिए निगेटिव हो जाएगा। तो जुगलोन तो खुद तो जीरो में मतलब न्यूट्रल रहेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आसपास नुकसान करता है तो ये निगेटिव। इस तरीके से उदाहरण आप देख सकते हैं। फिर गेहूं के जो है विकास को रोकने वाला यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, कोन्वोलुलस करके जो है एर्वेंसिस करके है, तो कोन्वोलुलस एर्वेंसिस करके है, तो ये व्हीट गेहूं के विकास को रोक देता है। तो ये आप उदाहरण ध्यान रख सकते हैं। फिर आगे आते हैं प्रीडेशन में, शिकार में। तो प्रीडेशन या शिकार में क्या होता है कि एक प्लस है एक माइनस है। शेर ने जो है हिरन को मार दिया तो शेर पॉजिटिव में, हिरन निगेटिव में चला गया। उल्लू चूहों का शिकार करेगा, तो ये सबसे सिंपल उदाहरण है, तो इसमें आपको कुछ समझाने जैसा नहीं है। प्रेडेटर होगा जो प्रे को मार देगा, किल कर देगा, प्रेडेटर प्लस में रहेगा, जो निपट गया मारा गया वो माइनस में रहेगा। फिर यहाँ पर है प्रतियोगिता, अंतिम है प्रतियोगिता में क्या होगा, कंपटीशन जब भी होगा, दो लोग अगर कंपीट कर रहे हैं तो दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पर प्रतियोगिता में, कंपटीशन में दोनों माइनस माइनस का साइन है कि दोनों को नुकसान होगा। दो आबादियों के बीच में अंतर क्रिया है जिसमें दोनों प्रजातियों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचेगा। प्रतिस्पर्धा में जैसे पौधे जो होते हैं, मिट्टी के पोषक तत्वों, सूर्य के प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, परागकणों के बढ़ने के लिए, स्थान वगैरह के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। तो पौधों में देखा जा सकता है, इसके अलावा जो है विभिन्न पौधों में देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है एक प्रजाति के अंतर्गत भी देखा जा सकता है कि जो है जब मान लीजिए किसी क्षेत्र में हिरन बहुत कम हो गए, हिरन की संख्या एकदम से घट गई, तो वहाँ पर जो भी मौजूद बाघ वगैरह रहेंगे या शेर रहेंगे, तो बाघ शेर वगैरह रहेंगे तो उनको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो फिर वो आपस में कम्पीट करेंगे, तो वहाँ पर दिक्कत होगा। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। जब प्रतियोगिता कब होगी, जब जो संसाधन है वो उपलब्ध उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं होंगे। फिर आता है परजीविता का उदाहरण। तो परजीविता के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अमरबेल की बात करें जो आपके एनसीईआरटी में 7th क्लास में दिया है, तो अमरबेल जो है तना परजीवी होता है, स्टेम पैरासाइट बोला जाता है। तो अमरजेल परजीवी का उदाहरण है। और पैरासिटिज्म जो होता है, परजीविता जो होता है, ये उपभोक्ता पीड़ित अंतर क्रिया का उदाहरण है। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। परजीविता जो है उपभोक्ता पीड़ित का अंतर क्रिया का उदाहरण होता है। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव या पौधे पर रहते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं और अपना फायदे में रहते हैं। पैरासाइट जो है, परजीवी एक विशिष्ट मेजबान प्रजाति पर रहते हैं, वो पौधा भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है। तो जो है परजीवी किसी विशिष्ट मेजबान प्रजाति पर रहते हैं, उनसे फ़ायदा लेंगे, खाना पीना लेंगे और उनको नुकसान पहुँचाएंगे। और अपने मेजबान होस्ट से परजीवी के पोषण और आश्रय मिलेगा इनको। परजीवी को लाभ होता है लेकिन मेजबान को यहाँ पर हानि होती है। और इस इंटरेक्शन को हम थोड़ा अलग पढ़ते हैं। 5 प्रकार के हमने पढ़ लिए पहले, वो अलग है, ये अलग है। तो परजीवी याद रखिएगा उदाहरण, अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। जैसे आपने देखा था क्लास 7th में परजीवी अमरबेल का उदाहरण दिया गया था। तो एक पेड़ था और उस पेड़ पे जो है अमरबेल पूरा लगा हुआ था। तो उससे क्या होता है कि जो पेड़ है वो उतने मात्रा में उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, तो सूर्य का प्रकाश उतने अच्छे से नहीं मिलेगा, तो फिर उस हिसाब से जो है अमरबेल को फ़ायदा पहुंचेगा। और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो उसका ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक्टोपैरासाइट जो बाह्य परजीवी होते हैं, जो बाहर पाए जाते हैं, जैसे टिक, माइट और जू। तो टिक, माइट और जू जो होता है, टिक, माइट और लाइस होता है, ये बाह्य परजीवी का उदाहरण है। फिर यहाँ पे हुक वार्म है, मलेरिया परजीवी है। मलेरिया परजीवी शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ये सब जो होते हैं इंडोपैरासाइट्स बोलते हैं। अंतः परजीवी का मतलब है जो किसी होस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये होस्ट के जो है ऊपर पाया जाएगा, होस्ट के ऊपर पाया जाएगा, होस्ट के शरीर के आसपास पाया जाएगा। और जो ये होंगे ये शरीर के अंदर पाए जाएंगे, होस्ट के शरीर के अंदर पाए जाएंगे। अंतः परजीवी का उदाहरण। मलेरिया परजीवी आपको याद रखना है, साथ में हुकवार्म आप याद रख सकते हैं। ब्रूड पैरासाइट क्या होता है, ब्रूड परजीवी। तो इसमें क्या होता है, जो परजीवी पक्षी होता है ये अपने अंडे दूसरे पक्षी के घोंसले में रख देता है और होस्ट जो मेजबान पक्षी होता है उन अंडों का देखभाल करता है। तो ये ब्रूड पैरासाइट का उदाहरण है, जिसमें एक कोई पक्षी है तो वो अपने अंडे दूसरे पक्षी के उसमें घोंसले में रख देगा, और जो दूसरा पक्षी है, होस्ट मेजबान पक्षी है, उसको लगेगा कि हमारे ही अंडे हैं तो उसको उसका देखभाल करेगा। फिर उसमें से जो है जब वो पक्षी का जो बच्चा है वो हो जाएगा तो ये परजीवी पक्षी अपना बच्चे को ले जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्रूड परजीवी का आप उदाहरण समझ सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। साथ में PDF आपको जो है टेलीग्राम में, जहाँ पर हम लिंक देते हैं आपको
उसके जस्ट ऊपर आपको PDF इस वीडियो का मिल जाएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम आपको जो है जैव विविधता की तरफ ले चलेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम वहाँ पर पढ़ेंगे।